नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। फेमिसाइड यानी स्त्री हत्या पर संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। स्त्री हत्या पर ये किस तरह के आंकड़ों को हमारे सामने रखती है और साथ ही स्त्री हत्या के निपटान के लिए यानी उस समस्या के समाधान के लिए किस तरह की सिफारिशें करती है, आज इन फोकस के प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होने वाली है। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखेंगे जो कि स्त्री हत्या की वैश्विक स्थिति को प्रकट करती है। साथ ही उस तरह के आंकड़ों पर भी एक नजर डालने की कोशिश करेंगे जो कि वैश्विक स्तर पर स्त्री हत्या के अंतर्गत क्षेत्रीय अंतर को भी प्रकट करते हैं। रिपोर्टिंग के अंतर्गत यानी स्त्री हत्या की रिपोर्टिंग के अंतर्गत किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं और साथ ही इसके अंतर्गत स्त्री हत्या के अंतर्गत अगर हम किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं, उसमें गिरावट करना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण के उपायों को अपनाना चाहते हैं, तो हमें किस प्रकार के सुधारों को अपनाना चाहिए, इस तरह रिपोर्ट में इस बात पर भी एक प्रकाश डाला गया है। तो सिफारिशों पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे और कार्रवाई के लिए कौन से महत्वपूर्ण अवसर विश्व के पास हाल ही में उपलब्ध हो सकते हैं, कौन कौन से वे अवसर हैं जो कि महिला सशक्तिकरण की के अंतर्गत कार्रवाई के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। उन अवसरों को भी जानने की कोशिश करेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। जेंडर इक्वालिटी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। लैंगिक समानता जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा के अंतर्गत भी आप उस टॉपिक को जोड़ सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन प्रोग्राम से आप जुड़ें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा चलें, क्योंकि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब नोएडा में होंगी। और नोएडा में कहां पर होंगी? नोएडा सेक्टर 15 में होंगी। हमारा पता होगा C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश, और ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। आप 9311406440 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं और अधिक जानकारी इसके बारे में हासिल कर सकते हैं। नोएडा में 2 महत्वपूर्ण बैच शुरू होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स नोएडा में 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम का भी आईएएस फाउंडेशन कोर्स 12 दिसंबर से नोएडा में प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। लखनऊ में भी महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाला है। हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन कोर्स 29 नवंबर से 29 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से लखनऊ में इंग्लिश माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 29 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। जयपुर में भी महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाला है आईएएस फाउंडेशन कोर्स का 27 नवंबर को, और ये इसका टाइमिंग होगा सुबह 11 बजे। आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं और सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। फेमिसाइड पर संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण एजेंसी द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यानी फेमिसाइड का मतलब एक ठीक तरीके से समझ लीजिए, स्त्री हत्या सामान्य तौर से हम कहते हैं। फेमिसाइड का मतलब है किसी भी महिला या लड़की के प्रति की गई हिंसा, उसकी हत्या, और ये हत्या सामान्यतः उसके जेंडर के आधार पर की जाती है, उसके लिंग के आधार पर की जाती है, और विशेष रूप से इस हत्या में पुरुष शामिल होता है। उस चीज को हम कहते हैं फेमिसाइड। तो इसी पर रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट किसकी है? संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी की गई है, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा इसको जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? एक विशेष अवसर पर जारी किया गया है। 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। किस तरह के आंकड़े, महत्वपूर्ण आंकड़े ये हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जो महिला हत्या पर या स्त्री हत्या पर एक वैश्विक स्थिति को प्रकट करती है।
ये आंकड़े इस प्रकार से हैं कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लगभग 85,000 महिलाओं और लड़कियों को जानबूझकर मार दिया गया, यानी उनकी हत्या इंटेंशनली की गई। इसमें से 60% जो मौतें हैं, यानी 51,100 मौतें जो हैं वो उनके अंतरंग साथियों यानी इंटीमेट पार्टनर्स या परिवार के सदस्यों द्वारा की गई है, जो अपने आप में एक बेहद ज्यादा गंभीर आंकड़े को प्रस्तुत करती है। इसका मतलब है कि ये 60% हत्याएं उन लोगों के द्वारा की गई है जिन पर ये महिलाएं या लड़कियां विश्वास करती थी, यानी औसतन प्रतिदिन 140 महिलाओं और लड़कियों की हत्या उन लोगों के द्वारा की गई है जिन पर वे विश्वास करती थी। जो आंकड़ा अगर आप और उसको संकुचित करें तो प्रति 10 मिनट एक हत्या का बैठता है। ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है और त्वरित समाधान की ओर इंगित करता है, त्वरित समाधान की आवश्यकता पर बल डालता है। अगर इस आंकड़े की तुलना वर्ष 2022 से की जाए तो वर्ष 2022 में स्त्री हत्या से जो पीड़ित महिलाएं थी वो 48,800 थी और इस प्रकार से वर्ष 2023 में यह आंकड़ा बढ़ जाता है। लेकिन इस वृद्धि का कारण रिपोर्टिंग को बताया गया है कि वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि बेहतर डेटा उपलब्ध होने के कारण ये वृद्धि हुई है। इस प्रकार की बातें इस रिपोर्ट में प्रकाशित की गई हैं। इस रिपोर्ट में कुछ क्षेत्रीय अंतरों पर भी प्रकाश डाला गया है और ये बताया गया है कि सबसे अधिक महिला जो हत्या दर है वो अफ्रीकी महाद्वीप में है। जैसे वर्ष 2023 में अफ्रीका में 21,700 महिला हत्याएं दर्ज की गई, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। और अगर हम जनसंख्या के सापेक्ष इसकी एक दर निकालने की कोशिश करें, यानी स्त्री हत्या दर की कोशिश करें 1 लाख लोगों पर, तो ये जो स्त्री हत्या दर बैठती है वो 2.9 बैठती है। अन्य क्षेत्रों की दरों पर नजर डालें तो अमेरिका में स्त्री हत्या दर 1 लाख लोगों पर 1.6 है। ओशनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश पड़ते हैं, वहां पर स्त्री हत्या दर 1.5 है प्रति 1 लाख लोगों पर। इसी प्रकार से एशिया में ये दर 0.8 है और यूरोप में ये दर 0.6 है प्रति 1 लाख लोगों पर। इसका मतलब है कि एशिया और यूरोप में ये दर काफी कम दिखाई देती है, लेकिन एशिया और यूरोप में इसकी दर के कम होने का जो कारण है वो डाटा की इनकंसिस्टेंसी यानी आंकड़ों में असंगतता होना माना जा रहा है सामान्यतः। और क्षेत्रीय अंतरों में अगर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी आता है कि अगर हम अपराधियों के प्रोफाइल पर नजर डालते हैं तो वहां भी हमें कई प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे यूरोप और अमेरिका की बात करें तो घरेलू महिला हत्या यानी डोमेस्टिक वायलेंस के कारण जो महिलाओं की हत्या होती है उसके अधिकांश पीड़ितों की हत्या उनके इंटीमेट पार्टनर्स अंतरंग साथियों द्वारा की गई। और इस प्रकार की जो हत्याएं हैं जो इंटीमेट पार्टनर्स द्वारा की गई, इसका यूरोप में आंकड़ा 64% का है और अमेरिका में 58% का है। जबकि अन्य क्षेत्रों में जो प्राथमिक कारण है हत्या का, जो परिवार के सदस्य ही प्राथमिक अपराधी जहां पर हैं, वो 59% का आंकड़ा है अन्य क्षेत्रों में। जबकि यूरोप में इंटीमेट पार्टनर्स द्वारा 64% इस प्रकार की हत्याएं हैं और अमेरिका में इंटीमेट पार्टनर्स द्वारा स्त्री हत्या 58% का आंकड़ा है। तो ये क्षेत्रवार हमने अपराधियों की भी प्रोफाइल पर एक नजर डाल ली। आपने देखा होगा कि जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें एक असंगतता की स्थिति भी देखने को मिलती है और यही बात हमें बताती है कि किस प्रकार से रिपोर्टिंग में कई प्रकार की चुनौतियां हैं और सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो असंगत डेटा संग्रह के कारण है। यानी जो इनकंसिस्टेंट डेटा कलेक्शन है उसके कारण हम सही स्थिति को नहीं भांप पाते हैं। गैर घरेलू यानी नॉन डोमेस्टिक महिला हत्याएं बहुत कम रिपोर्ट हो पाती हैं। एक इनकंसिस्टेंट डेटा का उदाहरण आप फ्रांस से संबंधित देख सकते हैं। फ्रांस में 2019 से 2022 का एक आंकड़ा हमारे सामने उपस्थित है जो बताता है कि 79% महिला हत्याएं इंटीमेट पार्टनर्स अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों द्वारा की गई, जबकि केवल 5% हत्याएं में अन्य प्रकार शामिल थे। यानी जो 5% हत्याएं हैं वो अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों से संबंधित नहीं थे। अपने आप में ये जो अंतर है ये बहुत बड़ा है और इसलिए इनकंसिस्टेंट डेटा के प्रति लगातार संदेह बढ़ता चला जाता है। दक्षिण अफ्रीका से संबंधित एक आंकड़े पर आप नजर डालिए जो वर्ष 2020-21 का है। वो भी कहता है कि कुल महिला हत्याओं में जो गैर घरेलू नॉन डोमेस्टिक महिला हत्याएं हैं
महिला हत्याओं का जो हिस्सा है वो केवल 9% है, जो अपने आप में एक बहुत कम प्रतिशत को प्रदर्शित करता है और डेटा संग्रह की आवश्यकता, बहुत ही अच्छे डेटा संग्रह की आवश्यकता पर बल देता है। इसी प्रकार से आप इसका जो इनकंसिस्टेंट डेटा संग्रह है, इसके उदाहरणों के रूप में या इसके कारणों के रूप में आप इस चीज को भी देख सकते हैं कि अंतरंग साथियों और परिवार से संबंधित महिला हत्याओं पर जो डेटा रिपोर्ट करने वाले देशों की संख्या है, उसमें भी पिछले सालों के मुकाबले हाल ही में गिरावट आई है, क्योंकि इंटीमेट पार्टनर्स और परिवार से संबंधित जो लोग महिलाओं की हत्या करते थे, इससे संबंधित आंकड़ा वर्ष 2020 में 75 देशों के द्वारा जारी किया गया था और वर्ष 2023 में इससे संबंधित आंकड़ा केवल 40 देशों द्वारा जारी किया गया है। जबकि बहुत कम देश ऐसे हैं जो घरेलू संदर्भों के बाहर, यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके कॉन्टेक्स्ट के बाहर महिला हत्याओं के आंकड़े जारी करता है, जो कि बहुत व्यापक स्तर पर डेटा इनकंसिस्टेंसी को प्रदर्शित करता है, यानी आंकड़ों के एक असंगतता को प्रकट करता है। इसके कारण होता है कि इसके प्रभाव क्या होंगे? इसके प्रभाव इस प्रकार से होंगे कि वैश्विक स्तर पर आप महिला हत्या या स्त्री हत्या से संबंधित जवाबदेही को तय नहीं कर पाएंगे और न ही किसी प्रकार की अच्छी रणनीति को विकसित कर पाएंगे जो कि इस समस्या के समाधान में कारगर सिद्ध हो सके। तो इससे कई प्रकार की सीमाएं स्थापित हो जाती है। सुधार के लिए रिपोर्ट में कई तरह की सिफारिशें की गई हैं। सबसे पहली सिफारिश यही है कि हमें अपने पूरे जुडिशियल सिस्टम में, पूरे न्याय तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार करने चाहिए, ताकि जो भी महिलाएं इस तरह की घटना से, हत्याओं से पीड़ित होती हैं, उन्हें ठीक तरीके से न्याय मिल सके। इस तरह हमारा इन्वेस्टिगेशन बहुत स्मूथ होना चाहिए, फिर ट्रायल बहुत तीव्र होना चाहिए और जल्द से जल्द पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, ताकि अपराधियों में एक प्रकार का डर बैठे। तभी हम महिला हत्या की समस्या का समाधान कर सकते हैं, अगर हम तीव्र निपटान प्रणाली अपनाएं, अपने आपराधिक न्याय ढांचे में सुधार करें, साथ ही पीड़ित ठीक तरीके से रिपोर्टिंग कर सके, बिना भय के साथ रिपोर्टिंग कर सके, उस तरह के मैकेनिज्म को भी खड़ा करना पड़ेगा, ताकि पीड़ित को किसी प्रकार का भय ना हो, उसकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जा सके। देशों को लिंग आधारित हत्याओं के सभी रूपों को मापने की व्यवस्था करनी चाहिए। केवल वो इंटीमेट पार्टनर्स या डोमेस्टिक वायलेंस के आधार पर ही आंकड़ों को एकत्रित न करे, बल्कि नॉन डोमेस्टिक जो महिला हत्याएं हैं उनके आंकड़ों को भी एकत्रित करने की कोशिश करें। और इसके लिए जहां भी स्टैटिस्टिक्स मेथड अपनाने हो, सुधार करने हो, वहां सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार भी किए जाने चाहिए। रोकथाम, महिला हत्या से संबंधित, स्त्री हत्या से संबंधित रोकथाम, पीड़ितों की सहायता और जागरूकता अभियान चलाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर फंड की, संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता है। इसलिए इस तरह के संसाधनों को जुटाने की भी एक व्यवस्था, मैकेनिज्म खड़े किए जाने की आवश्यकता है। भविष्य में दो महत्वपूर्ण अवसर है जहां पर जो लैंगिक असमानता है, इसके मुद्दे से विश्व के देश निपट सकते हैं। सबसे पहला अवसर तो यह है कि आप जानते हैं कि 1995 में महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन हुआ था बीजिंग में, और वहां पर संयुक्त राष्ट्र ने बीजिंग घोषणा पत्र को अपनाया था, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के मुद्दों के समाधान से संबंधित है। इसलिए इसकी 30वीं वर्षगांठ बीजिंग घोषणा पत्र की, या आप कह सकते हैं कि बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 30वीं वर्षगांठ वर्ष 2025 में होने वाली है, जो कि लैंगिक समानता पर विचार करने और साथ ही उसे प्राथमिकता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो इस अवसर का भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही आप जानते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनको वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है, उसका गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। तो उसकी डेट भी लगातार, उसकी समय सीमा पर भी लगातार नजदीक आती जा रही है। इसलिए लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत तीव्र गति से अलग अलग देशों को प्रयास करना चाहिए, ताकि ये सतत विकास लक्ष्य नंबर 5 को प्राप्त किया जा सके और महिलाओं की सुरक्षा को वैश्विक प्राथमिकता प्रदान की जा सके। और इस मुद्दे का समाधान करने के लिए एक सभी देशों को एक एकजुट होकर के प्रयास करने चाहिए, ताकि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके वर्ष 2030 तक। तो ये दो महत्वपूर्ण अवसर हैं, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 25वीं वर्षगांठ और सतत विकास लक्ष्य नंबर 5 जिसको वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। अगर हम इन दोनों लक्ष्यों को ध्यान में रखें तो महिला सशक्तिकरण
के लक्ष्य को प्राप्त करके लैंगिक असमानता के मुद्दों का समाधान करके हम स्त्री हत्या जैसे जो विषय है उनके समाधान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? महिला हत्या पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में महिला हत्या रोकथाम के संबंध में कौन सी प्रमुख चुनौती उजागर की गई है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, असंगत डेटा संग्रह। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अभाव। ऑप्शन सी, अपर्याप्त आपराधिक दंड। ऑप्शन डी, पीड़ितों के लिए खराब आर्थिक सहायता। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।